से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो इस बार 10th और 12th की परीक्षा पास कर चुके होंगे और वे नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जेएनएम नर्सिंग कोर्स में आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो, किस तरीके से एडमिशन होता है, क्या प्रक्रिया रहती है, सब कुछ आपको डिटेल से जानने को मिलेगा। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एडमिशन और सैलरी के बारे में भी हम आपको बताएंगे, सरकारी और प्राइवेट दोनों के बारे में। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। 10th पास हो तब भी वीडियो को देखिए, 12th पास हो तब भी, क्योंकि 10th पास हो तो फ्यूचर में आप जेएनएम कर सकते हो, तो उसकी क्या प्रक्रिया है वो आपको पता चल जाएगी। और 12th पास अगर आप हो चुके हो देन आप एडमिशन में क्या चीज़ें होती हैं वो जान पाओगे। चलिए बात करते हैं। देखिए, जेएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है ये 3 साल में अब कंप्लीट होता है। पहले क्या होता था, 3.5 साल लग जाते थे, मतलब कि 3 साल का कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप जो है, जो प्रैक्टिकल का काम है हॉस्पिटल में, है ना, वो आपको अलग से सिखाया जाता था, तो उसमें 3.5 साल लग जाते थे। अब क्या है, अधिकतर जो कॉलेजेज हैं नर्सिंग के वो 3 साल में ही सब कुछ करा दे रहे हैं, मतलब कि 3 साल में आपकी पढ़ाई और इंटर्नशिप सब कुछ उसी में हो रहा है। ठीक है, मतलब कि 3 इयर्स में इंटर्नशिप और पढ़ाई दोनों हो रहा है। तो ये सिस्टम है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, 12th पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, मतलब कि 12वीं में आपके पास अगर आपको जेएनएम नर्सिंग का कोर्स करना है, जेएनएम नर्स बनना है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट यानी कि अंग्रेजी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है 12th में। ठीक है, और फिर चाहे स्ट्रीम आपके पास आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा होता है कि जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले, उनको प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं या फिर एग्रीकल्चर वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नियम है। ठीक है, 40 से 50% मार्क्स आपके ओवरऑल 12th में होने ज़रूरी हैं, 12वीं में होने ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। मतलब कम से कम 40 से 50% मार्क्स है तो समझो आप एलिजिबल हो जेएनएम में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, और इससे ज़्यादा है तो और बढ़िया बात है। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, मतलब कि किस एज के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। तो समझिएगा, मिनिमम एज है 17 वर्ष, यानी कि 17 ईयर्स कि कम से कम आपकी एज 17 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एडमिशन लेने जा रहे हो तो उस ईयर, मान लो 2026 में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो 31 दिसंबर 2026 तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है तो आप एडमिशन ले सकते हो। मान लो अगर आप 2027 में एडमिशन लेने जा रहे हो तो 2027 के 31 दिसंबर तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है, देन आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। वहीं अगर हम बात करें अधिकतम भैया किस एज तक एडमिशन ले सकते हैं, तो देखिए ये चीज़ जो ना अलग अलग स्टेट्स में वेरी कर रही है। अगर हम इंडियन नर्सिंग काउंसिल की बात करें, जो सबसे बड़ा पूरा सिस्टम चलाता है ना, जो रेगुलेट करता है कॉलेजेस को, सबको देखता है ना, इंडियन नर्सिंग काउंसिल तो ये कह चुका है कि जेएनएम, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए कोई भी ऊपरी आयु सीमा नहीं, मतलब कि चाहे जितनी भी एज हो आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अधिकतर जो स्टेट्स हैं अभी वो नियम फॉलो क्या कर रहे हैं, कि वो 35 वर्ष अधिकतम मान के चल रहे हैं, मतलब कि कम से कम 17 और अधिकतम 35 है तो वो एडमिशन दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सिस्टम चल रहा है। अब बात करते हैं एक सवाल की जो बहुत से स्टूडेंट्स के मन में आता है, क्या भैया लड़के जो हैं, जो बॉयज़ हैं, वो जेएनएम कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, जो बॉयज़ हैं, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जो पुरुष हैं, वो भी जेएनएम नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझना होगा, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हो सकते हैं, कुछ कॉलेज ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर केवल लड़कियों के लिए ही सीट हो, वहाँ मतलब लड़कों के लिए सीट ना हो। लेकिन अधिकतर कॉलेज में सिस्टम अब चल रहा है कि लड़के और लड़कियाँ दोनों ही जेएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ये चीज़ है। चलिए, ये चीज़ हमने बात कर ली। अब बात करते हैं दोस्तों कि एडमिशन का प्रक्रिया क्या रहता है, मतलब कि प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले क्या करना होता है, देखो अगर आप 12वीं पास हो, ये चीज़ क्लियर है कि आपने 12th में अंग्रेजी सब्जेक्ट लिया था, स्ट्रीम चाहे साइंस थी, चाहे आर्ट्स थी या कॉमर्स थी, कम से कम 40 से 50% नंबर थे कुल मिला करके टोटल। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। जब एडमिशन का फॉर्म निकलता है तो उसमें रजिस्ट्रेशन करोगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, डिटेल्स भरनी होती है, नाम, ईमेल आईडी, फादर्स या फिर मदर्स नेम, है ना, तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब भरना होता है, ये करना होता है। इसके बाद आपको एक फॉर्म मिलता है ऑनलाइन, अधिकतर जगह पर ऑनलाइन चलता है, अगर ऑफलाइन है तो वो भी आप भर सकते हो। तो उसमें क्या होता है, फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म में पूरी डिटेल्स, पढ़ाई लिखाई की, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सब चीज़ें यहाँ पर फिल होती हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है भैया, जो डिटेल आपने फिल की है उसके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो कागज़ लगते हैं, जो दस्तावेज लगते हैं, वो आपको अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होता है।
दो तरीके से होता है एडमिशन। अब तो ऐसा हो रहा है कि अधिकतर जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, है ना, यहाँ पर क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा कराई जाती है जेएनएम में एडमिशन के लिए। तो जिनके अच्छे नंबर रहते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है एडमिशन के लिए। कुछ स्टेट्स में अभी भी हो सकता है कि मेरिट के आधार पर, मतलब कि 12th और 10th के नंबर के आधार पर एडमिशन मिल जाए, ऐसा भी सिस्टम चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ मान के चलो, अगर आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है जीएनएम के, तो डेफिनेटली आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। प्राइवेट कॉलेज आपको मेरिट के बेस पर या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी दे सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, जो आपका रिजल्ट आता है उस पर लिखा है क्वालिफाइंग फॉर काउंसलिंग, है ना, आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हो चुके हो, तो आप काउंसलिंग में अप्लाई करते हो। काउंसलिंग क्या होती है? एडमिशन में सीट आवंटन की एक प्रक्रिया होती है कि भैया किसको सीट देना है, किसको नहीं देना है, वो कैटेगरी वाइज और नंबर के आधार पर होता है। तो उस काउंसलिंग की प्रक्रिया पर अप्लाई करोगे, कॉलेज के प्रेफरेंस फिल करोगे नंबर के आधार पर, है ना, तो उस आधार पर आपको कॉलेज मिलेंगे। उसमें क्या होता है, सीट लॉक करनी होती है ना, चॉइस पहले फिलिंग करते हैं, मतलब कि मान लो ये 4-5 कॉलेज हैं, ठीक है, आपके नंबर के हिसाब से ये कॉलेज आप एलिजिबल हो, मतलब समझ सकते हो कि ये कॉलेज हमको नंबर के हिसाब से मिल सकते हैं, तो ये फिल करने होते हैं। फिर क्या करना होता है, इसको लॉक करना होता है कि इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, लॉक हो गया। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा सीट अलॉटमेंट का, कि जो कॉलेजेस वो जो सिस्टम है ना वो अलॉट करेगा कि भाई तुमको ये नहीं ये मिलेगा, या फिर ये सीट मिल गया, इस कॉलेज में आपको सीट मिल गई, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, आप जा करके इस सीट पर एडमिशन की प्रक्रिया कराओगे, एडमिशन लोगे। तो इस तरीके से फाइनल सिस्टम होता है। कॉलेज में जा करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं और फिर आपका कॉलेज का जो फीस है वो भरना होता है, फिर आप पढ़ाई करते हो। इस तरीके का सिस्टम होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक सवाल आता है डॉक्यूमेंट वाला कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते, कौन कौन से कागज़ होने चाहिए। तो देखिए 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, है ना। 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ये ओरिजिनल होना चाहिए, और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब जिस स्टेट से वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, ये क्या होता है, मेडिकल फिटनेस। सीएमओ के ऑफिस में जाकर के, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं जिले के, वहाँ पर जाकर के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। उसमें आई का टेस्ट होता है, या फिर आपके बॉडी के कुछ बेसिक टेस्ट हो सकते हैं ना, उसके आधार पर आपका फिटनेस सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा। वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपने पास रखो, और पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो है वो अपने पास रखो, है ना। इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो चाहिए। इसके अलावा जो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जो टीसी होता है, वो अपने पास होना चाहिए, है ना। और हो सकता है कहीं पर एफिडेविट भी लग सकता है ना, अगर गैप है पढ़ाई में तो उसका गैप सर्टिफिकेट ले सकता है ना। गैप सर्टिफिकेट जो होता है वो आप कलेक्ट्रेट जो है ना, जो कचहरी, वहाँ से बनवा सकते हो, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने ज़रूरी है मेन। इसके अलावा एक्स्ट्रा मांगते हैं तो अलग बात, लेकिन इतने तो कम से कम आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब क्या होता है भैया, देखो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपके पास होने ही चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कॉलेज में जब आप जाओगे। साथ में आपके पास इनकी 2-3 फोटोकॉपी होनी चाहिए हर एक चीज़ की, उस हिसाब से सेट बना करके आपको जमा करना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में कि भैया गवर्नमेंट और प्राइवेट कैसे क्या होते हैं। तो जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर क्या होता है भैया, सबसे बड़ा फ़ायदा कि फ़ीस कम होती है। प्राइवेट या फिर जो एडेड कॉलेज होते हैं उनकी अपेक्षा फ़ीस कम होती है, लेकिन क्या होता है भैया, हाई कंपटीशन होता है। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो अगर नंबर बढ़िया है तभी आपको मिल सकता है गवर्नमेंट यानी सरकारी नर्सिंग कॉलेज, ठीक है। बेटर क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। तो कुछ फ़ायदा भैया क्या है, देखो कम फीस में आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है यहाँ पर, तो नंबर अच्छे तभी एडमिशन मिलेगा। प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पर फीस ज़्यादा होती है, एडमिशन आसानी से हो जाता है, मॉडर्न कैंपस मिलते हैं। तो अगर पैसा बढ़िया है तो आप डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले सकते हो। अगर आपके पैसा ज़्यादा नहीं है तो मेहनत करो, एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर के आओ, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप क्या कर पाते हो। अब बात करते हैं फ़ीस के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जो सरकारी कॉलेज होते हैं, वहाँ पर फीस कम होती है। कितनी होती है, तो इसमें ईयरली मतलब कि ना पर ईयर के हिसाब से हर एक साल की जो फीस है वो 10 से 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये तक हो सकती है गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना। 10 से 50,000 रुपये पर ईयर तक की हो सकती है। देश भर में अलग अलग कॉलेज हैं नर्सिंग के, उनमें कम ज़्यादा फीस होती है, ठीक है। 10 से 50,000 रुपये पर ईयर की फ़ीस लग सकती है गवर्नमेंट कॉलेज में।
प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो जेएनएम नर्सिंग कोर्स की जो फीस है 80,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए से ज़्यादा भी हो सकती है पर ईयर की, मतलब कि 1 साल की फीस। ठीक है, हॉस्टल का जो चार्ज है भैया वो एक्स्ट्रा है। ये हम पढ़ाई लिखाई वाली जो फीस है उसकी बात कर रहे हैं। हॉस्टल है, अगर आप हॉस्टल लेते हो उसका अलग से फीस लगता है। अगर हॉस्टल नहीं लेते हो, रूम लेकर के लेते हो, तो उसका जो मंथली रेंट पे करोगे, फिर खाना पीना बनाने वाला सिस्टम है वो आप देखोगे, उसका अलग से चार्ज लगता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो सिस्टम है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। ठीक है, हो सकता है कोई प्राइवेट कॉलेज आपको 80,000 से कम फीस में भी एडमिशन देते हैं, बट अधिकतर कॉलेज इसी तरीके का जो फीस स्ट्रक्चर है फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। देखो जो सैलरी है ना, ये प्राइवेट सेक्टर में 20,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, 15 से स्टार्ट हो जाती है, कहीं पर 10,000 रुपये भी मंथली मिल सकते हैं। लेकिन अब अधिकतर चांस है 15,000 20,000 रुपये से प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल जाए स्टार्टिंग में। एक्सपीरियंस के साथ सैलरी बढ़ती है। देखो क्या होता है, कॉलेज से पास आउट हुए है ना, एज अ फ्रेशर आपकी सैलरी कम होगी, प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करोगे या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे, वहाँ कम हो गई। एक्सपीरियंस के साथ 30,000 तक 35,000 तक है ना, इस तरीके से हो सकती है। या फिर बढ़िया हॉस्पिटल में बहुत अच्छे पहुँच गए हो तो 50,000 रुपये तक भी जा सकती है एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन वही अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, है ना, नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो या फिर CHO बन जाते हो, स्टाफ नर्स बन जाते हो, नर्सिंग सिस्टर बन जाते हो, एम्स जैसे टॉप हॉस्पिटल्स में या फिर रेलवेज़ में, है ना, इंडियन रेलवे में जॉब्स निकलती नर्सिंग उनमें, या फिर ESIC में सेलेक्ट हो जाते हो, तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है ये 50,000 60,000 70,000 75,000 रुपये पर मंथ तक भी हो सकते हैं स्टार्टिंग में। ये गवर्नमेंट जॉब की बात करें, लेकिन रियलिटी समझो। देखो प्राइवेट सेक्टर में आप पास होने के बाद ज्वाइन कर सकते हो एज अ फ्रेशर, लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है भैया, कंपटीशन एग्ज़ाम निकलना पड़ता है, टाइम लग जाता है। ज़रूरी नहीं कि तुरंत पास हुए आप सेलेक्ट हुई हो जाओगे, उसमें तैयारी में 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकते हैं, 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं तैयारी में गवर्नमेंट जॉब लेने में, है ना, क्योंकि उसमें वैकेंसी हो सकता है टाइम पड़ना है, वैकेंसी बाद में आई, आपने तैयारी की उसमें नहीं हुआ, फिर नई वैकेंसी आई तैयारी की तब आपका हुआ। तो सबसे बढ़िया देखो ये रहता है सिस्टम कि पास आउट हुए, प्राइवेट में हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाए वो अपने पास रखो, साथ में तैयारी करती रहो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। जब हो जाता है तो उसमें चले जाओ गवर्नमेंट में, वैसे प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहो, खाली रहने से तो बेहतर है ना। तो ये चीज़ है, वैसे आप पर डिपेंड करेगा जैसा कि आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी होती है, जैसे ही आप पास आउट होते हो तब आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल में और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। देखो इंडियन नर्सिंग काउंसिल में तो ज़रूरी है ना कि अगर आपको इंडिया लेवल की वैकेंसी में अप्लाई करना है तो INC का जो अप्रूवल है, जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो आपका होना चाहिए। और वैसे जिस स्टेट में काम करते हो तो उस स्टेट का जो नर्सिंग काउंसिल है, जैसा कि UP का नर्सिंग काउंसिल, MP का, इसी तरीके से अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनका नर्सिंग काउंसिल है, उस नर्सिंग काउंसिल में भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा एज अ रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ, मतलब कि RN एंड RM, ये रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसको करवाने के बाद आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हो, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, ये पास होने के बाद होता है। तो यहाँ पर समझिए, राइट इन्फॉर्मेशन इक्वल टू राइट करियर। अगर आपको सही समय पर सही जानकारी मिल जाती है तो सही करियर आपको मिल जाता है। जिनको नहीं मिलता वो भटकते रहते हैं, भले ही वो योग्य हों। सही समय पर जब सही जानकारी नहीं मिलती है तो वो भटक जाते हैं। इसलिए जानकारी को महत्व दो और समय पर अपडेट रहो, चीज़ों को समझते रहो, जानकारी लेते रहो, फिर काम करो, मेहनत करो, डेफिनेटली आप सफल हो पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ गलतियाँ हैं वो आपको नहीं करनी। कौन सी? कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले पता करो कि वो जो कॉलेज है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं, वो अफिलिएटेड है या फिर नहीं, या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अफिलिएटेड है, मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो। ठीक है, और जब फॉर्म निकलते हैं उनका ध्यान रखो, टाइमली फॉर्म अप्लाई करो, एग्ज़ाम दो, कोई भी प्रक्रिया मिस ना करो। जहाँ तक हो सके एजेंट से बचो। एजेंट क्या करेंगे भैया, बस बीच में पैसा खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके जानकारी ले करके, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, जानकारी से रिलेटेड, आप उनको देखो, अपने आप पढ़ो, है ना, फिर अप्लाई करो, एग्ज़ाम दो, बिचौलियों के चक्कर में ना पढ़ो। जहाँ तक हो सके कॉलेज से जा करके डायरेक्ट आप बात करो, एडमिशन लो, फिर अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, कोर्स कंप्लीट होता जॉब करो, फिर आगे की प्रक्रिया आप देखो। तो इस तरीके का सिस्टम है, अगर आप सही से करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से
कम पैसों में भी अपना नर्सिंग का जो डिप्लोमा है वो आप ले सकते हो। और देखो जेएनएम नर्सिंग करने के बाद आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, लेकिन कौन सी बीएससी नर्सिंग? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो कि 2 साल का होता है। जेएनएम नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद कर सकते हो, है ना। मतलब कि अगर आपको जेएनएम के बाद डिग्री की आवश्यकता है, कि आपको लगता है कि मुझे डिग्री कर ही लेनी चाहिए प्रमोशन के लिए, या फिर कोई अदर एग्ज़ाम आपको देना है जिसमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर के, या फिर डायरेक्ट भी ले सकते हो, है ना। तो उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी हो जाती है, आप ग्रेजुएट नर्स भी कहलाते हो। आपके पास इंडिया में जॉब करना और इंडिया के बाहर जॉब करने का दोनों का ऑप्शन रहता है, आप कर सकते हो। आई होप ये वीडियो जानकारी बहुत से स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी, तो आप ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स कांटेक्ट में हों आपके कॉलेज के ग्रुप में, या फ्रेंड या फिर फैमिली सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आपसे एक निवेदन है कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब जो है सभी के पास नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं भेजता, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।